हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो चैप्टर नंबर 11 के बारे में हम आज पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? सबसे पहला हमारा हेडिंग भी आज का यही है, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? किसी भी वस्तु का वह पॉइंट, कोई भी वस्तु हो, वो किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी वस्तु का वह पॉइंट जिस पर जो इस तरह से मूव करता है, जो इस तरह से बिहेव करता है कि जो जितने भी इस पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो इसी पॉइंट पर हो रहे हो, और जो इस बॉडी की जो मोशन है वो इस पॉइंट की मोशन हो, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, क्या? एक ऐसा पॉइंट जिस पर किसी भी वस्तु का वो पॉइंट जिस पर वस्तु पर लगे हुए सारे जो फोर्स है वो हम सेंटर्ड मान सकते हैं, सारे बलों को केंद्रित मान सकते हैं, और जो वस्तु की गति है वो इस पॉइंट की गति हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। जैसे सर्किल है कोई भी, तो सर्किल पर जितने भी फोर्स लगते हैं हम मानते हैं कि सेंटर पर लगी हुई है, और जो इसकी गति है वो किसके अनुरूप होती है? इस सेंटर के अनुरूप ही होती है। ठीक है, किसी भी तरह की वस्तु हो सकती है, उसी हिसाब से हम देख लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? वो पॉइंट जिस पर किसी भी वस्तु पर लगे हुए बल का केंद्रित माना जा सकता है, बलों को केंद्रित माना जा सकता है किसी भी वस्तु के, और उस जो वस्तु की गति है उस पॉइंट की ही गति हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। जैसे कोई रोड है, उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होती है? बिल्कुल उसके लेंथ के बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो ये था क्या? सेंटर ऑफ मास। अगला पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगला पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी कि दो कणों वाले निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, चलो मान लीजिए कोई एक सिस्टम है और उसमें क्या है? दो पॉइंट है। उसमें क्या है? दो पॉइंट है। जो ओरिजिन है उससे उसकी जो रेडियस वेक्टर है वो कितना है? r1 व r2 है, r1 और r2। ठीक है, r1 और r2 क्या है? इसके रेडियस वेक्टर, और इनके जो मास है वो m1 और m2 है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल हैं? दो पार्टिकल है। ठीक है, और इसमें क्या है? इनके जो मास है वो m1 m2 है, और ओरिजिन से इनके जो रेडियस वेक्टर है वो क्या है? r1 और r2 है। ठीक है, मान लीजिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है? c है। क्या है? c, जिसकी ओरिजिन से जो रेडियस वेक्टर है वो कितनी है? rcm। तो देखिए जो दो कणों वाला निकाय होगा, टू पार्टिकल सिस्टम होगा, उसका सेंटर ऑफ मास का जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे? RCM। RCM का मतलब, CM मतलब सेंटर ऑफ मास। ठीक है, RCM इज इक्वल टू क्या? M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया? दो कणों वाले निकाय का। ठीक है, m1 m2 क्या है? उन कणों के द्रव्यमान है, मास है। r1 r2 क्या है? m1 और m2 के रेडियस वेक्टर है। rcm क्या है? सेंटर ऑफ मास का रेडियस वेक्टर है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन दे तो किस तरह देंगे? देखिए m1 प्लस m2 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? टोटल मास है, m1 प्लस m2 क्या है? टोटल सिस्टम का मास है, पूरे निकाय का द्रव्यमान है। तो मैं इसे लिख सकता हूं RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m।
कैपिटल एम लिख लिया। कैपिटल एम क्या है? टोटल सिस्टम का, टोटल पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल मास। एम की मल्टीप्लाई इधर करी, एम आर सी एम इज इक्वल टू M1R1 और प्लस M2R2। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन किस तरह से बनाएंगे। दो कणों के निकाय में, ठीक है, दो कणों के निकाय में निकाय के द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश रेडियस वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वल टू होता है? अलग अलग कणों के निकाय के द्रव्यमान और उनके रेडियस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, क्या? जो टोटल सिस्टम है, जो सिस्टम है उसका टोटल मास और सेंटर ऑफ मास का क्या? रेडियस वेक्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? अलग अलग पार्टिकल के मास और उनके रेडियस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के इक्वल होता है। ये था दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल। एन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र, एन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। देखिए किस तरह से करेंगे। पहले मैं लिख लेता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, और इसमें क्या है? M1 M2 M3 डैश 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 Mn, यानी n पार्टिकल है जिनके मास क्या है? क्रम से M1 M2 M3 Mn, इनके मास है। ठीक है, एक n पार्टिकल का सिस्टम है जिसके मास क्या है? क्रम से M1 M2 M3 Mn। ठीक है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो C है, जिसकी जो ओरिजिन से रेडियस वेक्टर है वो कितना है? RCM है। ठीक है, और जो ये अलग अलग पार्टिकल है, इनके जो हमारे रेडियस वेक्टर है वो R1 R2 R3 और Rn है। ठीक है, R3 R2 R1 R2 R3 डैश 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 क्या है? Rn है। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। दो के लिए तो हमने कैसे बनाया था? RCM इज इक्वल टू क्या? M1 R1 M2 R2 और बटे M1 प्लस M2। लेकिन यहां पर कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल। तो n पार्टिकल के लिए कैसे फॉर्मूला बनेगा? RCM इज इक्वल टू क्या? M1 R1 M2 R2 M3 R3 कहां तक? Mn Rn, क्योंकि n पार्टिकल है। ठीक है, और अपोन में क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश 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 कहां तक? Mn तक। ठीक है, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, RCM इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n। क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ते हैं हम समीशन I इज इक्वल टू 1 to n, यानी I की वैल्यू 1 से n तक है, इंटू MIRI और अपॉन सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n MI। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? I की जगह 1 रखेंगे, 1 1 तो M1 R1। ठीक है, समीशन का मतलब होता है प्लस, फिर आएगा प्लस, फिर I की जगह 1 2 2 तो M2 R2 हो जाएगा, फिर प्लस I की जगह 3 3 M3 R3। कहां तक रखेंगे? जब तक n ना आ जाए। ठीक है, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 7 इस तरह कहां तक रखेंगे? n तक रखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा n पार्टिकल का फॉर्मूला। क्योंकि ये क्या है? समीशन I इज इक्वल टू 1 to n mi, पूरे के पूरे पार्टिकल का मास है, पूरे के पूरे सिस्टम का मास है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? RCM इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n MIRI अपोन क्या लिख लूंगा इसे? कैपिटल M। एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाता है। ठीक है, इसका भी डेफिनेशन सेम बनेगी कि टोटल सिस्टम का मास, ठीक है, पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल मास और सेंटर ऑफ मास के रेडियस वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल टू होता है?
अलग अलग पार्टिकल के मास और उनके रेडियस वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के बराबर होता है। ये भी इसकी डेफिनेशन भी सेम ही हो जाएगी, ठीक है, जैसे 2 पार्टिकल में थी। चलिए आगे चलते हैं। मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, यह समझेंगे। मान लीजिए एक कोई सिस्टम है जिसमें कितने हैं, n पार्टिकल है, सेम उसी तरह से कितने कितने मास के, m1 m2 m3 और mn, ठीक है, mn। और एक ये जो है इसका पॉइंट C है जिसकी रेडियस वेक्टर कितना है, RCM, इसका R1 R2 R3 और R4, जैसा हमने पहले वाले में हमने फॉर्मूला अपना डायग्राम बनाया था इसी तरह से। अब समझेंगे जो RCM होगा n पार्टिकल के लिए वो किसके बराबर है, m1 R1 m2 R2 m3 R3 कहाँ तक, mn mn Rn और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 कहाँ तक, mn तक। ये किसका फॉर्मूला है, n पार्टिकल के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। रेडियस वेक्टर के लिए हम फॉर्मूला ये बनाते हैं। अब जो ये है ये क्या है, टोटल पूरा का पूरे सिस्टम का टोटल मास है, तो मैं से क्या लिख लूंगा, कैपिटल M लिख लूंगा, यानी RCM इज इक्वल टू m1 R1 m2 R2 m3 R3 mn Rn अपॉन क्या, कैपिटल M, ठीक है। इस m की इधर मल्टीप्लिकेशन करो, MRCM इज इक्वल टू m1 R1 m2 R2 m3 R3 कहाँ तक, mn Rn तक, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला आ गया, RCM का आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करूंगा, इसका अवकलन करूंगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टाइम के सापेक्ष, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। करेंगे d बाई डी टी m RCM इज इक्वल टू d बाई डी टी m1 R1 m2 R2 m3 R3 कहाँ तक, mn Rn तक, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, m तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, DRCM अपॉन dt, ठीक है। सेम तरह यहां पर भी होगा, m1 dr1 बाई डी टी m2 dr2 बाई डी टी m3 dr3 बाई डी टी कहाँ तक, mn drn बाई डी टी। अब ये क्या है, R1 R2 R3 Rn RCM क्या है, सारे ये सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट ही तो है भाई, यहां से यहां तक की बिल्कुल सीधी दूरी है, डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी भाई किसका फॉर्मूला बनेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किसका फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो किसका फॉर्मूला बना, वेलोसिटी का। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसे RCM है तो मैं इसे लिख लूंगा VCM, ठीक है। m1 V1 m2 V2 m3 V3 कहां तक, mn Vn तक, ठीक है, mn Vn तक। अब एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार और से डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डायरेक्ट कर लिख लूं मैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा था ऐसे ना लिख के डायरेक्ट लिख लूं। देखिए क्या बनेगा, m dVCM अपॉन dt m1 dV1 बाई डी टी m2 dV2 बाई डी टी m3 dV3 बाई डी टी mn dVn बाई डी टी, ठीक है, mn dVn बाई डी टी, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, बोर्ड पर आया नहीं होगा, mn dVn बाई डी टी,
ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वेग परिवर्तन की समय दर क्या होती है, एक्सेलरेशन त्वरण, तो यहाँ क्या लिख लिया ACM, ठीक है, इज इक्वल टू M1A1 M2A2 M3A3 कहाँ तक MN तक, ठीक है, कहाँ तक आ गया, MN तक, ठीक है। और MA किसका फॉर्मूला है, फोर्स का, तो इसे मैं क्या लिख लूंगा, F1 F2 F3 कहाँ तक, FN तक, ठीक है, कहाँ तक, FN तक, ठीक है। चलिए अब ये F1 F2 F3 FN क्या है, अलग अलग पार्टिकल पर लगा हुआ फोर्स, यानी हर पार्टिकल पर अलग अलग जो फोर्स लगा हुआ है वो है ये सब। तो मैं इस सारे को टोटल क्या लिख लूंगा, F इज इक्वल टू MACM इज इक्वल टू, मैं इसे लिख दूंगा FEXT, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरह से, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स करता है तो कौन मूव करता है, सेंटर ऑफ मास मूव करता है, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है, जहां FEXT क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, अलग अलग पार्टिकल पर जो फोर्स लगा हुआ है उनका क्या है, एडिशन है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, FEXT, F बाह्य, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है अगर जो सेंटर ऑफ मास, अगर पूरे के पूरे सिस्टम का जो मास है वो एक सेंटर पर केंद्रित हो, एक किसी पॉइंट पर केंद्रित हो, ठीक है, तो वो पॉइंट किस तरह से केंद्रित करता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। और जो इसकी मोशन होती है सिस्टम की, इस निकाय की, वो किसकी गति होती है, सेंटर ऑफ मास की ही गति होती है, सेंटर ऑफ मास की ही मोशन होती है, ठीक है। तो ये था हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। चलिए इसके बारे में भी समझेंगे। चलिए इसके बारे में समझते हैं। अगला हमारा हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, यानी कि संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, संवेग संरक्षण आपने अभी अभी पढ़ा, क्या आपने, देखिए ये पहले ये पढ़ा, RCM इज इक्वल टू M1R1 M2R2 M3R3 कहां तक, MNRN तक, ठीक है। और बटे में जो वो था वो मैंने यहां पर लिख लिया MCM, ठीक है। T के सापेक्ष इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाता है, MVCM इज इक्वल टू, आगे M1V1 M2V2 M3V3 कहां तक, MNVN तक, ठीक है। अब ये मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, किसका फॉर्मूला होता है, मोमेंटम का, MVCM किसके बराबर होगा, P1 P2 P3 कहां तक, Pn तक, जहां पर P1 P2 P3 Pn क्या है, अलग अलग पार्टिकल के क्या है, लीनियर मोमेंटम है, रेखीय संवेग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलिए मैंने एक बार इसे मैं क्या लिख लूंगा, टोटल P, ये तो है अलग अलग पार्टिकल का, अगर मैं टोटल लिखूं तो कितना होगा, टोटल कितना होगा, P, मैंने इसे टोटल P लिख लिया, जहां P क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल डैश 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 Pn, ठीक है। P1 प्लस P2 प्लस 3 डैश 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 Pn, इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, P लिख लिया, ठीक है। फिर एक बार और इसका डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा भाई, M तो कांस्टेंट है, यानी d/dt VCM इज इक्वल टू dP/dt, ठीक है। और ये किसके बराबर है, M, ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी एक्सेलरेशन है, dP/dt। और ये आपने पढ़ा है अभी, किसके इक्वल टू है, FEXT के, dP/dt, यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है, ये वही वाला फॉर्मूला है, कौन से वाला, जो आपने पढ़ा था पहले चैप्टर में, पहले आपने फोर्स वगैरह वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या कि भाई जो
संवेग परिवर्तन की दर है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल टू होती है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है, लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। वो ये सेम ही बात है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एन पार्टिकल के एक सिस्टम की, ठीक है। इफ यहां से ही हम समझेंगे, इफ एफ ई एक्स टी इक्वल टू 0, यानी कि सिस्टम पर कोई भी बाह्य बल न लगा हो, तब डीपी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। यानी dp इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। dp का मतलब क्या है, p1 माइनस p2 किसके बराबर है, 0 के, यानी कि p किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट के। p किसके इक्वल टू हो जाएगा, कांस्टेंट के। भाई यहां से हमें क्या पता चल रहा है, p1 इज इक्वल टू p2, P1 बराबर P2 का मतलब क्या है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, क्या कि अगर किसी n पार्टिकल के निकाय पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा हो तो उसका जो संवेग है वो कैसा रहता है, उसका मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ठीक है। यही था हमारा संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम के लिए, एग्जाम में भी ये आ सकता है। आगे चलते हैं, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिग्ड बॉडी, ठीक है। सबसे पहले तो रिग्ड बॉडी का मतलब समझते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। रिग्ड बॉडी यानी कि दरड़ पिंड, दरड़ पिंड, दरड़ पिंड क्या होता है, एक ऐसा पिंड, एक कोई भी ऐसी बॉडी, आप उस पर कोई फोर्स लगाओ, आप उस पर कोई फोर्स लगाया, आपने उस पर कोई बल लगाया और उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रिग्ड बॉडी, कि भाई ये दरड़ पिंड है। कैसी बॉडी, एक वस्तु है, आपने उस पर कोई बल लगा लिया, और जैसे बॉल है, ठीक है, अगर बॉल है, अगर आपने इस पर कोई फोर्स लगाया, ठीक है, और ये पिचकती नहीं है, तो आपके हिसाब से ये रिग्ड बॉडी है। लेकिन अगर आप इस पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये चिपक जाएगी, ठीक है, तो कैसी होगी, रिग्ड बॉडी नहीं है। वास्तव में आइडल, कोई भी आइडल रिग्ड बॉडी आज तक नहीं है, कोई भी रिग्ड बॉडी, कोई भी आज तक आदर्श दरड़ पिंड नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी भी वस्तु को जिसमें हम क्या करते हैं, उसके कणों के सापेक्ष या उसमें क्या करें, उसे विकृत नहीं कर सकते, उसे हम बोल सकते हैं दरड़ पिंड। तो ये था हमारा रिग्ड बॉडी, क्या कि भाई जब हम इस पर किसी भी वस्तु पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और उस वस्तु की जो आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्ड बॉडी, दरड़ पिंड। जैसे एक और अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए कोई एक दीवार है, ठीक है, और ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसने इस पर क्या करा, एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब भाई व्यक्ति तो दीवार में कुछ भी उसकी आकार में कोई परिवर्तन कर नहीं सकता, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो क्या हो गया, ये एक रिग्ड बॉडी है। लेकिन अगर एक कोई जेसीबी ले आए, ठीक है, तो इसकी जाड़ सी पार्ट का एक तरफ करेगा, तो जेसीबी के हिसाब से एक दरड़ पिंड नहीं है। तो वास्तव में कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु आज तक आदर्श दरड़ पिंड नहीं है। लेकिन हम एक किसी भी वस्तु को दरड़ पिंड कह सकते हैं अगर हम उसके आकार में कोई परिवर्तन न कर पाए, ठीक है। तो जो दरड़ पिंड होता है, मान लीजिए उसके कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड है, उसमें किसी भी पॉइंट के उसके कंपोनेंट क्या है, एक्स वाई जेड है। तो जो हमारे एक्स वाई जेड के अनुदिश जो हम इसका सेंटर ऑफ मास की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो किस तरह करते हैं, एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन डी एम, जहां डी एम क्या है, उसके मास का स्मॉल कंपोनेंट, ठीक है। वाई सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन डी एम, ठीक है। जेड सी एम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन जेड सी एम, सॉरी जेड डी एम अपॉन डी एम, ठीक है। लेकिन जो डी एम का इंटीग्रेशन है, अब कोई भी वस्तु है, मान लीजिए इस कंपोनेंट को हमने डीएम कह दिया, ठीक है, और अगर सारे डीएम को सबका इंटीग्रेशन कर दे तो क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम का मास आ जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स सी एम, इसे क्या लिख सकते हैं, 1/m लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, 1/m इंटीग्रेशन एक्स टी एम, वाई सी एम इज इक्वल टू कितना होगा, 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम,
और जेड सी एम इक्वल टू कितना होगा 1/m जेड डी एम। ठीक है, ये होगा रिग्ड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास किसी भी पॉइंट का एक्स वाई जेड के अलोंग, एक्स वाई जेड के अनुदिश। ठीक है, जैसे इसे हम अगला हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। ये इसी से संबंधित है, हम इसी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी एक क्या है, एक रोड है। ठीक है, अब रोड किस तरह होती है, ये एक रोड है। मान लीजिए मैंने ये एक्स अक्ष के अनुदिश ले लिया, ये एक्स अक्ष है, सॉरी ये वाई अक्ष है, इस तरह से कुछ, ये एक्स एक्सिस है और यहीं पर ये रोड है। ठीक है, कितनी लंबाई की, एल लंबाई की। ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो रोड ली हमने कितनी लंबाई की, एल लंबाई की, और माना इसका जो मास है वो कितना है, एम है। ठीक है, और ये हमने इसका स्मॉल कंपोनेंट ले लिया जिसका जो मास है वो कितना है, डी एम। ठीक है, क्या किया, इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया जिसका मास है एम, ये लंबाई है एल, और ये जो लंबाई है वो कितनी है, डी एक्स। जो कंपोनेंट है छोटा, ये छोटा वाला, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, डी एक्स। ठीक है, और डीएम क्या है, इसका मास है। ऊपर लिख लेता हूं मैं से, यहां पर ये डीएम इसका मास है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के ये जो रोड है ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो वाई और जेड तो हमारा निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि रोड सिर्फ हमारी एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अब देखिए एल लेंथ का, जो एल लेंथ का मास है वो कितना है, एम है। ठीक है, और अगर यूनिट का देखें, यूनिट मतलब यूनिट लेंथ यानी कि एकांक लंबाई का देखें इसका मास, तो कितना होगा, m/l। ठीक है, और अगर हम dx लंबाई का मास देखें तो dx लेंथ का मास कितना होगा, m/l इंटू dx, जिसे हमने dm बोला है। ठीक है, ठीक है, कितना, dx लंबाई का क्या है, m/l इंटू dx। ठीक है, किसके बराबर है ये, dm के। ठीक है, dx लेंथ का जो हमारा मास है, कैसे लिख देंगे, मास ऑफ लेंथ l। ठीक है, यहां से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मास ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, और यहां से भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ dx लेंथ। ठीक है, dx लेंथ। ठीक है, कितना है, m/l इंटू dx, जो किसके बराबर हमने माना है, dm की। अब हमें क्या करना है, सिर्फ अपने फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, xcm इंटीग्रेशन क्या, x dm अपॉन dm। अब dm है यानी इस वाले का तो टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें x का भी करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटू dm की, कहां से लिखेंगे dm को, m/l dx। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना है, m, तो dm का क्या हो जाएगा, m। ठीक है, चलो इसे अभी बाद में ही करेंगे। ठीक है, मास कितना है, m, और dx कहां से कहां तक जा रहा है, ये तो x है, और हमें कितना देखना है, 0 से l तक, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से l। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करेंगे। m और l कांस्टेंट है तो बाहर बचा x dx 0 to l। ठीक है, इसका कलर dm का कितना हो जाएगा, m, लिमिट्स 0 to m। ठीक है, आगे देखिए x dx तो कितना हो जाएगा, x की पावर 1 है तो कितना होगा, x की पावर 1 जमा 1 बटे 1 जमा 1। ठीक है, यानी x²/2 यानी m/l, x²/2, और लिमिट्स कहां से कहां तक, 0 से l तक, और नीचे क्या आ जाएगा, पहले m की जगह m, फिर m की जगह 0। ठीक है, ये xcm की वैल्यू है, xcm इक्वल टू m/l। इसी तरह से पहले l की x की जगह l रखा तो l²/2, फिर 0 रखा तो 0। ठीक है, m से m कट गया, xcm इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/l इंटू l²/2, l से एक l कट गया, और xcm इक्वल टू क्या आ गया, l/2।
यहां से हमें क्या पता चला कि जो रोड है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां है, इसकी लेंथ के बिल्कुल बीचों बीच, लेंथ का जो हाफ है L/2 वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास उपस्थित होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, पॉइंट C। ठीक है, जैसे मैंने पहले उसमें भी बताया था सेंटर ऑफ मास में कि सेंटर ऑफ मास रोड का क्या होता है, L/2। ठीक है, तो आंसर कितना है हमारा, L/2। इसी तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे गोले का हुआ, ठीक है, स्फीयर का हुआ, हाफ स्फीयर का हुआ, अर्धगोले का हुआ, सर्किल का हुआ, आप किसी का भी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ मास। इस चैप्टर का नाम है, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिग्ड बॉडी और सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड।